Hello everyone, good morning to the class. This is Vedant Education, class 12 science and chemistry we are taking. Coordination compounds जो हैं आपके उपसहसंयोजक यौगिक, इनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं अभी तक। लास्ट क्लास में हमने वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की थी, जो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसकी कुछ कमियां भी हैं। देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीबीटी क्या कहता है कि यहाँ पे एलपी साझा होता है, जो उपसहसंयोजक यौगिक है उसमें लोन पेयर का साझा होता है। किस किस के बीच में होता है, कौन दाता है कौन ग्राही है। तो लोन पेयर जो आपके लिगेंड के पास में है वो किसको देता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को देता है, उसके साथ साझा करता है और एक उपसहसंयोजक आबंध बना करके यौगिक का निर्माण करता है। उसी यौगिक को हमने क्या कहा था, उपसहसंयोजक यौगिक कहा था। ये कहता है वीबीटी, इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। ये कौन कहता है, वीबीटी कहता है। और अगर इलेक्ट्रॉन के साझा से बॉन्ड बन रहा है, उपसहसंयोजक बॉन्ड बन रहा है, तो इनको सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, मतलब सहसंयोजक प्रकार तो है। सहसंयोजक का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का साझा। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, ये साझा जो है वो केवल एक ही परमाणु कर रहा है। साझा का मतलब तो दोनों तरफ से बराबर बराबर होता है, तब तो सहसंयोजक। अगर केवल एक ही जना साझा करे, दूसरे को दोनों इलेक्ट्रॉन वही दे, तो ये उपसहसंयोजक। यहाँ दोनों काम हो रहे हैं ना, उपसहसंयोजक सहसंयोजक यौगिक है ये कहता है वीबीटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है तो ही क्या होता है, संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी वीबीटी की बात आएगी तो आपको संकरण के बारे में पूछेगा, या संकरण के बारे में पूछता है तो आपको वीबीटी के बारे में बात करनी है। समझ में आ रही बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब उसकी काफ़ी सारी कमियां भी हैं। हमने उसमें चुंबकीय गुण होने की बात की थी, क्या कि भैया ये पॉजिटिव या फिर आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा, जिसको हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कहते हैं, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय कहते हैं, है ना। हमने उस चुंबकीय गुण की मात्रा की बात नहीं की, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात नहीं की, मात्रात्मक चुंबकीय गुणों की बात नहीं की कि भैया कितना होगा अनुचुंबकीय है, ठीक है, लेकिन कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू, ये वीबीटी नहीं बताता है। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, एक डेफिनेट कलर होता है इनका। वो कलर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वीबीटी डू नॉट एक्सप्लेन दिस, नहीं बताता है वीबीटी। इनके थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, उष्मा गति के स्थायित्व का कोई मात्रात्मक वैल्यूएशन नहीं करता है वीबीटी। वीबीटी कह देता है कि भैया इस लिगेंड के साथ में तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, युग्मन हो जाएगा और अंदर का डी काम में आएगा, और इस लिगेंड के साथ में बाहर का डी काम में आएगा। हाउ दैट इज बीइंग, कैसे हो रहा है, वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, क्यों है, ये वीबीटी ने नहीं बताया। हालांकि हमने बात की है कि भैया ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ये लिगेंड वीक है, लेकिन वो वीबीटी ने नहीं बताया है। हमें तो मालूम है क्योंकि अब लिटरेचर्स आ चुके हैं, सब में लिखा है कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, तो हमने समझने के लिए बात कर ली कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक है, लेकिन वीबीटी डू नॉट एक्सप्लेन दिस। और जब ये एक्सप्लेन नहीं होता है कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक है, तो हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि भैया किस लिगेंड के साथ में आंतरिक बनेगा और किस लिगेंड के साथ में बाह्य डी कक्षक बनेंगे। समझ में आ रही है इसकी कमियां, ठीक है ना। तो इन सभी का निचोड़ अब अपन आगे बढ़ते हैं सीएफटी के अंदर। सीएफटी क्या है, आपका क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। या इसको हम बोले क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, CFT। ओके, देखो अब CFT क्या कहता है कि भैया, ये वीबीटी तो कुछ और कह रहा था, अब CFT देखो क्या कहता है कि भैया जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एक आपका आयनिक यौगिक है। CFT क्या कहता है कि वो आयनिक यौगिक है, और जब भी आयनिक यौगिक होता है तो संकरण नहीं हो सकता। संकरण पूछ रहा है मतलब वीबीटी की बात हो रही है। तो CFT कहता है कि आपका लिगेंड एक बिंदु आवेश है, मतलब एक चार्ज है जो केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ आकर्षित होगा, और वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के कारण वहां पे आयनिक आबंध बनेगा और एक आयनिक यौगिक का निर्माण होगा।
समझ में आ रही है क्या बात? ये कहता है CFT। देखिए इसके अनुसार ये यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? आयनिक प्रकृति के होते हैं। इनमें क्या होता है? जहां लिगेंड एक बिंदु आवेश है जो केंद्रीय धातु परमाणु या लिगेंड से आकर्षित होता है तथा आयनिक यौगिक बनता है। समझ में आई क्या बात? कि भैया लिगेंड क्या है? एक बिंदु आवेश है ऋणायन के केस में। अगर लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या है? बिंदु आवेश का मतलब क्या? एक बिंदु पे चार्ज आना तथा उदासीन में द्विध्रुव है। ठीक है, अगर उदासीन है जैसे NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता तो इसमें क्या कर दिया इसने? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दो ध्रुव कर दिए, तो ये क्या करेंगे? आकर्षित होंगे केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ। और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है जैसे Cl- तो वो खुद पूरा का पूरा क्या है? एक बिंदु आवेश है जो केंद्रीय धातु पर की आकर्षित होगा और क्या बनाएगा? एक वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल से एक आयनिक यौगिक का निर्माण कर लेगा। ये बात समझ में आती है क्या आप लोगों को? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, चलो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि भैया CFT क्या कह रहा है, ये सारी कहानी कह रहा है CFT। ठीक है, लेकिन अब अपन उस केंद्रीय धातु परमाणु का हाल जानते हैं कि भैया वो क्या कहता है, कैसे कहता है। ठीक है, देखो अब ये ऐसे कह रहा है, इसके अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है तथा इस परिस्थिति को अपभ्रष्ट डी कक्षक कहते हैं। इसने क्या कहा कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उसके जो डी कक्षक हैं उन सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। सेम बोलो या ऑलमोस्ट सेम बोलो। और जब ऐसा होता है तो उनको क्या बोलते हैं? अपभ्रष्ट डी कक्षक बोलते हैं। इसी को बोलेंगे डी जनरेटेड। ठीक है ना इंग्लिश में? तो जो डी कक्षक है वो कैसे हाल में है? डी जनरेटेड हाल में होते हैं। ये सारी कहानी कब है? लिगेंड के आने से पहले। जब लिगेंड वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल से आकर्षित होकर केंद्रीय धातु परमाणु के पास आएगा ना, उससे पहले क्या हाल है? जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उसके डी कक्षक कैसे हैं? अपभ्रष्ट परिस्थिति में है। देखना चाहेंगे आप कैसे होती है अपभ्रष्ट परिस्थिति? मतलब उनकी एनर्जी जो है वो क्या है? सबकी सेम है। देखो डी कक्षक कौन कौन से होते हैं? मेरे ख्याल से आप लोग तो जानते होंगे, बड़े स्मार्ट लोग हैं और पढ़ के आए हैं। देखो एक होता है DXY, एक होता है YZ, एक होता है DZ², एक होता है DX² - Y², और लास्ट वाला क्या है? D
DXZ। ठीक है, इस टाइप से क्या होते हैं, ये पांचों के पांचों कक्षक हैं। ये है आपके अपभ्रष्ट डी कक्षक। क्या है ये? अपभ्रष्ट डी कक्षक। इनकी एनर्जी अभी बराबर सी है और ये बैठे हैं सब चुपचाप। आप जानते होंगे कि भैया जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, जो संकुल यौगिकों की, उपसहसंयोजक यौगिकों की हम बात कर रहे हैं, वो सब कौन बनाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स संक्रमण धातुएं बनाती हैं, उनमें डी कक्षक होगा और उसका हाल ऐसा है। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन जैसे ही क्या होगा, लिगेंड आएगा, तब क्या होगा? जब लिगेंड धातु परमाणु के पास आता है, तो क्यों आता है? क्योंकि वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल है ना बच्चों। लिगेंड पॉइंट चार्ज हो गया, बिंदु आवेश, और आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो पॉजिटिव हो गया, तो सीधा सीधा क्या होगा? लिगेंड धातु परमाणु के पास आएगा वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के कारण। तब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन तथा केंद्रीय धातु के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। जिससे क्या होगा? जिससे प्रतिकर्षण होता है, जिससे अपभ्रष्ट डी कक्षक, कौन से वाले? अपभ्रष्ट डी कक्षक में जो इनका डिजेनरेसी है ना बच्चों, इनकी जो ऊर्जा समान होने की बात है ना, वो क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। में विपाटन हो जाता है तथा ये कक्षक दो ऊर्जा स्तरों में बट जाते हैं। ठीक है, एक होता है Eg और दूसरा होता है T2G। बात समझिए आप? ठीक है, लिगेंड आने से पहले ये हाल था, पांचों के पांचों की ऊर्जा बराबर थी, चुपचाप बैठे थे। लेकिन वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के कारण लिगेंड आया केंद्रीय धातु परमाणु के पास में, और आया तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो थे उनके बीच में और धातु के जो इलेक्ट्रॉन है डी कक्षक में बैठे हैं उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। जिस प्रतिकर्षण के कारण जो समान ऊर्जा के रूप में पांचों डी कक्षक थे वो दो हिस्सों में टूट जाने हैं, दो हिस्सों में टूट जाएंगे। कितने हिस्सों में टूटेंगे? दो हिस्सों में। इसके टूटने को ही, दो ऊर्जा स्तरों में टूटने को ही हम क्या कहते हैं? विपाटन कहते हैं। ठीक है, विपाटन कहते हैं। देखिए कैसे होता है। ये तो है आपके पांच कक्षक, 1 2 3 4 5, dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अपभ्रष्ट डी कक्षक। ठीक है, अब जैसे ही लिगेंड आता है तो क्या होगा? इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, देखो लिगेंड के आने पर ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है ना? और अब क्या होगा बच्चों? इसकी ऊर्जा में होगा विपाटन। विपाटन हो गया, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। जो एवरेज है ना वो निकाल लिया। ठीक है साहब, विपाटन हो गया। कितने भागों में हुआ? दो भागों में। एक को बोलते हैं Eg और दूसरे को बोलते हैं T2G। ठीक है क्या? देखो बच्चों, ध्यान देना। अभी ये क्या है? समान ऊर्जा में है पांचों कक्षक। अब
3 एक तरफ और 2 एक तरफ, क्योंकि 5 को आप ऐसे ही तोड़ेंगे, है ना, ढाई तो नहीं तोड़ सकते। उसमें देखो क्या होता है, इधर की तरफ कौन आ जाता है, Eg स्तर बन जाते हैं। और Eg में कौन होते हैं बच्चों, 2 होते हैं, कौन से, dx² माइनस y² और dz²। इन 5 में से ये 2 कहाँ होते हैं, Eg ऊर्जा स्तर में होते हैं, जिनकी एनर्जी बढ़ गई, देखो ऊपर की तरफ चले गए। और जो 3 है बचे हुए, कौन से, xy dxz dyz, इनको बोलते हैं T2g ऊर्जा स्तर। और इनकी ऊर्जा क्या हो गई, घट गई है। क्या हो गई, घट गई है। समझ में आ रही है क्या बात आपको, ठीक है ना। और ये जो इनके बीच में ऊर्जा का अंतर है ना बच्चों, ये इसको क्या बोलते हैं, विपाटन की ऊर्जा बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, विपाटन की ऊर्जा। और ये विपाटन की ऊर्जा जो है ना बच्चों, उसका मान क्या होता है, डेल्टा नॉट बोलो, या फिर ये होता है 10 dq होता है, जिसमें से इनकी एनर्जी तो होती है 3/5 डेल्टा नॉट, और इनकी एनर्जी होती है 2/5 डेल्टा नॉट। समझ में आ रही है क्या बात भैया। जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस है ना उनके बीच में, जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस है उसमें से 3/5वां हिस्सा तो किसका हुआ, जो एवरेज है उससे इसका बढ़ गया, और 2/5वां हिस्सा इतना घट गया। मतलब मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, 2 जने यहाँ खड़े हैं बराबर बराबर, अब वो खिसक गए, उनके बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, तो इस सेंटर से मैं 4 सेंटीमीटर इधर खिसक गया, और वो जो दूसरा था वो इस सेंटर से 6 सेंटीमीटर उधर खिसक गया। दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली हियर इट इज हैपनिंग, टोटल में से 3/5वां हिस्सा इसका बढ़ गया और इसका 2/5वां हिस्सा घट गया। आप इसको देखेंगे तो 3/5 डेल्टा नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं 0.6 डेल्टा नॉट भी लिख सकता हूं। 2/5 डेल्टा नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.4 डेल्टा नॉट भी लिख सकता हूं। ये है 60% और ये है 40%, है ना। कैलकुलेशन है सिंपल, समझ में आई क्या बात। तो भैया लिगेंड आया तो ये कमाल हो गया। क्या कमाल हुआ कि जिनकी कक्षकों की ऊर्जा बराबर थी वो सब लड़ बैठे और 2 परिवारों में बंटवारा हो गया। एक परिवार ऊपर वाले घर में जिसको Eg परिवार बोलते हैं 2 कक्षक वाला, और दूसरा परिवार नीचे वाले घर में जिसमें कौन है, जिसका नाम क्या है, T2g। ऊपर वाला परिवार गया है वो कितने मंजिल ऊपर चला गया, 3 मंजिल ऊपर चला गया 5 में से, और नीचे वाला 2 मंजिल नीचे चला गया, है ना। डिफरेंस कितने मंजिल का आ गया, 5 मंजिल का। वो मंजिलें क्या है, विपाटन की ऊर्जा। क्लियर है क्या बात। अब इतना सब कुछ समझ में आने के बाद फिर एक दिमाग में खुरापात आती है, कीड़ा जनरेट होता है। वो क्या है, कीड़ा क्या कहता है कि भैया आप ये कह रहे हो कि एक की ऊर्जा बढ़ेगी दूसरे की घटेगी, 2 स्तर है उनमें से, लेकिन किसकी बढ़ रही है किसकी घट रही है ये कौन बता रहा है आपको। आप अपनी मर्जी से Eg को ऊपर और इसको नीचे ले जा रहे हो। ये समझाओ हमें कि क्यों Eg ऊपर गया और क्यों नीचे गया। तो इसके लिए मैं एक चीज लिखूंगा कि Eg तथा T2g ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में वृद्धि या कमी होना किस पर डिपेंड करता है बच्चों, किस पर डिपेंड करता है, संकुल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, संकुल की ज्यामिति पर निर्भर करता है कि भैया Eg की ऊर्जा बढ़ाएं कि T2g की ऊर्जा बढ़ाएं। समझ में आती है क्या बात। और बच्चों ज्यामिति की बात अगर आती है तो मैंने आपको बहुत सारी ज्यामितियां करवाई हैं, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, अरे बहुत सारी
त्रिकोणीय द्विपिरामिड बहुत सारी करवाई हैं, लेकिन आपके 12th के सिलेबस में 12th CBSE मान लीजिए या फिर आप RBSE कोई भी स्टेट बोर्ड मान लीजिए, उसमें 2 ही हैं आपके पास में, एक है आपकी अष्टफलकीय और एक है चतुष्फलकीय। तो इन दोनों के अंदर अपने को अब देखना है कि भैया अगर अष्टफलकीय ज्यामिति है तो ये जो विपाटन है उसमें ऊर्जा किसकी बढ़ रही है, और अगर वो चतुष्फलकीय है तो किसकी ऊर्जा घट रही है। आप सही सुन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भैया किस विपाटन किस प्रकार से हो रहा है, कैसे उस संकुल की जो ज्यामिति है ना वो उस विपाटन को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो चले पहला हम लेते हैं अष्टफलकीय के अंदर, है ना। देखें, चलो बहुत ही सुंदर तरीके से समझाऊंगा, आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, देखो, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अष्टफलकीय संकुल में विपाटन, स्प्लिटिंग कैसे होगी अष्टफलकीय संकुल के अंदर। ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है भैया, अष्टफलकीय अगर संकुल है तो मैं उसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, ये तो हुआ केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड हुए, कितने 6 लिगेंड हो गए। ठीक है ना, प्लस माइनस x हो गया। इसकी ज्यामिति कैसे होगी, ये केंद्रीय धातु परमाणु है और इसके ऊपर जो 6 लिगेंड लगे होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं बच्चों, ऐसे दिखते हैं। आपने देखा होगा, देखा है क्या कहीं पे जालसू वगैरह किसी चौराहे पे खड़े हुए? नहीं देखा ना, कोई बात नहीं, नहीं दिखेंगे वहां पे, ये वहां खड़े नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखो ये है आपकी अष्टफलकीय ज्यामिति, अष्टफलकीय फलकीय ज्यामिति। इसमें क्या है, 8 फलक हैं। ठीक है, ये अष्टफलकीय ज्यामिति हो गई बच्चों। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो अष्टफलकीय ज्यामिति में लिगेंड जो आ रहे हैं उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है। आप देखेंगे कि एक ऐसे बड़ा है, 1 2 3 4, ये क्या है, सभी एक तल के अंदर है, एक ही प्लेन में है। 1 2 3 और 4 ये केंद्रीय धातु परमाणु बैठा है यहाँ, तो एक तल में तो 4 लिगेंड हो गए। अब आप देखो 360 डिग्री पे अगर 4 जनों को रखोगे तो कहाँ आ जाएंगे, 90 डिग्री पे आ जाएंगे, 9 चौक 36, 360 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब इस तल पे जो 4 लिगेंड है वो तो सब आपस में 90 डिग्री पे है, और ये वाला जो ऊपर है, अब देखो ये तो तल था और ये ऊपर चला गया, इसके बीच में कितना डिफरेंस हो गया, ये 90 डिग्री अगेन, और ये छठवां, इसमें भी क्या हो गया 90 डिग्री। मतलब अष्टफलकीय में जो लिगेंड है वो सभी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये तो हुई अष्टफलकीय ज्यामिति, समझ रहे हैं आप। ठीक है, अभी देखो, अब अपन बात करते हैं कि भैया इसमें डिजेनरेसी कैसी होगी, इसमें विपाटन कैसे होने वाला है। ठीक है, आप देखिए इसमें जो विपाटन है उसके लिए आप देखेंगे कि गौर से देखना, मैं आपको पहले डायरेक्ट बताता हूं फिर समझाता हूं। यहां सभी लिगेंड 90 डिग्री के कोण पर है। ठीक है, यहां विपाटन देखना बच्चों कैसा होगा। मैं पहले विपाटन का डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, या मैं लिख दूं विपाटन, भाई EG और T2G के बारे में लिख देता हूं। ठीक है, देखो विपाटन कैसा होगा। देखो बच्चों एक चीज ध्यान देना, विपाटन क्यों हो रहा है बताओ। लिगेंड के आने के बाद लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और धातु के इलेक्ट्रॉन जो हैं उनमें प्रतिकर्षण की वजह से डी कक्षकों का विपाटन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, इसी वजह से हुआ। इसका मतलब जो डिसाइड हो रहा है कि EG की एनर्जी बढ़ेगी या T2G की बढ़ेगी, वो उस विपाटन और उस इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण पे तो कहीं निर्भर नहीं कर रहा है। यस, हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्या फोकस करते हैं कि भैया जो हमने कहा कि अष्टफलकीय के अंदर क्या होगा, विपाटन के बाद एनर्जी किसकी बढ़ेगी, EG ग्रुप की बढ़ेगी। ध्यान देना, यहां विपाटन से EG एनर्जी लेवल कौन है, D x² - y² और D
z² की ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, कारण बताओ, नोटिस मिल गया इसको भैया, कारण बताओ क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप, अभी मैं आगे डायग्राम और बनाऊंगा, आप देखेंगे ना इन दोनों ऑर्बिटल्स को, तो ये कहां होते हैं? बिल्कुल अक्षीय दिशा के बीच में होते, अक्षीय दिशा पे होते हैं, क्योंकि इसके कक्षक कौन से वाले? dx² - y² और dz², इसके कक्षक अक्षीय दिशा में होते हैं, जो 90 डिग्री या फिर अक्षीय दिशा पर आने वाले लिगेंड के ठीक सामने आते हैं, जिससे प्रतिकर्षण अधिक लगता है तथा ऊर्जा बढ़ती है। समझना इस बात को बच्चों, इसीलिए मैंने कहा था कि ये 90 डिग्री पे होते हैं सारे के सारे। 90 डिग्री का है, इसका मतलब आप जब डी कक्षकों की डायग्राम देखेंगे, शेप देखेंगे ना भाई, डी कक्षक कैसा होता है 11th में आपने पढ़ा होगा, आप देखेंगे जब याद आएगा, तो जो डी कक्षक का डायग्राम है आप देखेंगे कि वो भी सभी 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। तो जब आपने ये कहा कि भैया लिगेंड सभी 90 डिग्री पे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये अक्ष के ऊपर ही आ रहे हैं, है ना? जिस अक्ष के ऊपर लिगेंड आ रहा है, उसी अक्ष के ऊपर क्या होते हैं? ये दोनों कक्षक आ जाते हैं। देखो, क्योंकि इसके जो दोनों कक्षक है वो एक्स की दिशा में होते हैं, XYZ अक्ष की दिशा में होते हैं, और ये 90 डिग्री पे होने के कारण लिगेंड भी किसी रास्ते से आ रहे हैं, उसी रास्ते से आ रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ और सामने से इसी रास्ते से ट्रेन आ जाएगी, तो मेरे बछीड़ तेज लगेगी ना, और बछीड़ तेज लगेगी तो मैं पता नहीं कितनी दूर जाके गिरूंगा, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे एनर्जी बढ़ती नहीं है, ऐसे एनर्जी खल्लास हो जाती है, ऊपर निकल लेता है आदमी। एक बात बता रहा हूँ, है ना, जितनी तेज बछीड़ लगेगी ना लिगेंड की, जितना ज़्यादा प्रतिकर्षण लगेगा उतनी दूर जाकर के गिरेगा, उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। और टक्कर किसके ज़्यादा लगेगी? जो बिल्कुल सामने आएगा। तो सामने कौन आ रहा है? ईजी कक्षक आ रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या होते हैं? अक्ष की दिशा में होते हैं, और ये भी 90 डिग्री अक्ष की दिशा में आ रहे हैं लिगेंड भी। तो प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा किस पे? ईजी ग्रुप के ऊपर। इसके अंदर क्या हो गया? ऊर्जा बढ़ गई। ये बात समझ में आती है क्या आपको? ठीक है, दूसरी वाली बात मैं बताता हूं आपको। देखो दूसरी वाली बात क्या है? दूसरी वाली बात है, यहां विपाटन से T2G की ऊर्जा घटती है। क्यों घटती है भैया? क्योंकि ये कक्षक, क्योंकि ये कक्षक अक्षीय दिशा, भाई अक्ष की दिशा में तो ये होते हैं, ये तो कहां होते हैं? अक्ष की दिशा के मध्य होते हैं। और लिगेंड कहां से आ रहे हैं? अक्षीय दिशा में से आ रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल सामने नहीं आएंगे ये वाले कक्षक, तो लिगेंड की टक्कर इन पे कम लगेगी और विपाटन की ऊर्जा कम होगी, होते हैं। अतः अक्षीय दिशा से आने वाले लिगेंड का प्रतिकर्षण क्या होगा? कम लगेगा। प्रतिकर्षण कम लगेगा तथा विपाटन की ऊर्जा घटेगी। ठीक है क्या बात? ठीक है, चलो तो अब वो डायग्राम अष्टफलकीय के लिए, अब देखो ऊर्जा डायग्राम बना रहा हूं मैं। आपको ये पूछ लेगा कि भैया अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए क्या करना है? ऊर्जा डायग्राम बना के बताओ। चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं।
ये तो क्या है हमारे पास अपभ्रष्ट कक्षक है, dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर अपभ्रष्ट डी कक्षक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर क्या होता है, इनमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ऊर्जा की वृद्धि, और अब क्या होगा इनमें, विपाटन। और विपाटन में Eg कितने जाएगा, ऊपर की तरफ, T2g कहाँ, नीचे की तरफ। ये है dxy dxz dyz, इसको बोलते हैं T2g। ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये dz स्क्वायर, इसको बोलते हैं Eg। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है क्या? ये हमारा क्या था, बेरी सेंटर था। ये है बेरी सेंटर, मतलब मध्य ले लेते हैं ऊर्जा का। ये जो ऊर्जा का अंतर है, इसको हमने क्या बोला था, विपाटन की ऊर्जा। और विपाटन की ऊर्जा जो होती है बच्चों, विपाटन की ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, डेल्टा नॉट। इसी को हमने क्या कहा था, 10dq। ये जो नॉट शब्द है ना, ये जो लगा है ना O, ये क्या है, डेल्टा O, और O फॉर ऑक्टाहेड्रल है। अगर ये टेट्राहेड्रल ज्यामिति होती तो ये डेल्टा T आ जाता। क्या आ जाता, डेल्टा T। तो डेल्टा का मतलब ही क्या होता है बच्चों, ऊर्जा का अंतर होता है। ठीक है, और ऊर्जा का अंतर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, वो है डेल्टा नॉट या डेल्टा O। इसका मतलब क्या हो गया, हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। किसके बराबर है ये, 10dq के बराबर है। इसके टोटल ऊर्जा के दो हिस्से हैं, एक तो जीरो सेंटर से क्या हो गया, 2/5 जो है, सॉरी 3/5 डेल्टा नोट बढ़ गया है, और एक इस सेंटर से क्या हो गया है, 2/5 डेल्टा नोट घट गया है। तो देखो Eg की ऊर्जा जो है, Eg की ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, 3/5 ऑफ डेल्टा नोट, या फिर मैं कह दूं 0.6 ऑफ डेल्टा नोट। और T2g की ऊर्जा में कमी कितनी हो रही है, 2/5 डेल्टा नोट, या मैं इसको कह दूं 0.4 ऑफ डेल्टा नोट। मतलब कुल ऊर्जा का 60% तो वृद्धि हो रही है Eg में, और 40% क्या हो रही है, कमी हो रही है T2g में। ठीक है, तो देखो जब भी अष्टफलकीय संकुल हो तो उसका ऊर्जा आरेख ऐसा बनेगा। अब इतना ऊर्जा आरेख बनने के बाद में फिर हमें क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। जो हमारे पास विपाटित डी कक्षक है, इनमें इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद हम उसके रंग, चुंबकीय गुण, कितना चुंबकीय गुण है, उसकी मात्रा, ये सब चीजें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे मुद्दे की बात है ना, वो ये आती है कि सर आपने कहा कि भैया जो Eg कक्षक है वो बिल्कुल सामने आते हैं उनकी दिशा में, इसलिए प्रतिकर्षण ज्यादा है, इनकी ऊर्जा बढ़ा दें, और जो T2g है वो सामने नहीं आते हैं, बीच में आते हैं, इसलिए उनके ऊपर प्रतिकर्षण कम लगेगा, ऊर्जा हमने घटा दी। तो वो कैसे हो रहा है, थोड़ा सा हम पुरानी चीजों पे चलते हैं, ये आपके इससे थोड़ा बाहर जाकर के, और हम देखते हैं कि वाकई में कहीं ऐसा है क्या, जो आपके डी कक्षक है उनका शेप कैसा है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डी कक्षकों का आकार कैसा है। देखो पहले मैं लिख रहा हूं T2g ग्रुप है ना, उसमें देखो हमारे पास कौन कौन थे, एक तो था dxy। देखो इसके अंदर क्या है, हमारे पास दो अक्ष है, एक x अक्ष है और एक y अक्ष है, सब में वही होंगे। दूसरा क्या है dxz, इसमें क्या है, एक x ले लो और एक z ले लो। और तीसरा क्या है dyz है, इसमें भी क्या ले लिया, एक y ले लिया और एक z ले लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों ये मत कहना कि सर x तो यहाँ होता है, आपने यहाँ पे ये y क्यों ले लिया।
90 डिग्री एंगल होता है तीनों में, एक्स वाई जेड में, आप कहीं पे भी कोई सा भी ले सकते हैं। अब देखो T2G ग्रुप के जो 3 ऑर्बिटल थे, 3 कक्षक थे, मैं उनकी शेप बनाता हूं और फिर देखते हैं कि वाकई में वो अक्ष की दिशा के बीच में आते हैं क्या। जैसे अभी हमने क्या कहा, ये देखो T2G में हमने क्या कहा था कि क्योंकि इसके जो कक्षक है वो अक्षीय दिशा के मध्य होते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण कम लगता है और ऊर्जा घटती है। तो देखते हैं कि क्या ये तीनों अक्षीय दिशा के मध्य में है क्या। यस, यू फाइंड कि जो dxy है वो कुछ ऐसे बैठा रहता है। आ गया क्या, x और y अक्षीय दिशा के बीच में। dxz जो होता है वो ऐसे बैठा रहता है बच्चों। ये भी क्या आ गए, बिल्कुल बीच में आ गए क्या, यस आ गए। और dyz जो है वो कुछ ऐसे बैठा रहता है। यू सी, ये भी क्या हो गए, अक्षीय दिशा के बीच में आ गए। फाइंड ना। तो ये थे अक्ष, इनके बीच में आ रहे हैं। लिगेंड कहां से आ रहा है, y और z के ऊपर से आ रहा है, तो इसके ऊपर प्रतिकर्षण कम लग रहा है और इसकी ऊर्जा कम होगी। सबके साथ यही होगा। समझ में आई क्या बात। अब देखो यहां मैं लिखता हूं, यहां सभी कक्षक अक्षीय दिशा के मध्य है। अब मैं लिखता हूं EG ग्रुप की मैं बात करता हूं और बताओ EG ग्रुप में कौन कौन से होते हैं बच्चों, दो कौन कौन से होते हैं, dx² माइनस वाई स्क्वायर, एक तो dx² माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा कौन सा होता है dz²। इसमें एक तो ये मैंने x अक्ष बना लिया है और ये y अक्ष बना लिया है। इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें एक तो इंपॉर्टेंट है z, दूसरा x बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये z, इसकी शेप कैसी, आपको याद होगा, शेप है, ये पुरानी बातें हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। तो जो आपके पास dx² माइनस वाई स्क्वायर है उसकी शेप कैसी है बच्चों, x और y के ऊपर आ जाएगी। जरा ध्यान देना, क्या अक्षीय दिशा में आ गए, क्या है एक्सिस की, अक्ष की दिशा में आ गए, बिल्कुल। x अक्ष किधर है, इधर, और इसी के ऊपर ऑर्बिटल y अक्ष इधर है और इसी के ऊपर सीधा कक्षक आ रहा है। जो z² है वो भी क्या होता है, कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे क्या होता है, ये ऋणावेश है, ऋणावेश की रिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका z² कक्षक है। अब आप देख के खुद ही बताओ कि यहाँ पे ये दोनों कक्षक जो हैं, देखो अक्ष के बिल्कुल बीचों ऊपर आ रहे हैं, ये बीच में थे तो लिगेंड का प्रतिकर्षण कम है क्योंकि लिगेंड अक्ष की दिशा में, ये ध्यान रखना। अष्टफलकीय में लिगेंड कहाँ है, अक्ष की दिशा में है, तो अक्ष की दिशा में ये वाले कक्षक है, इन पे प्रतिकर्षण ज्यादा है, इनकी ऊर्जा बढ़ा दी। और जो हमारे पास में जो कक्षक अक्ष की दिशा के बीच में है, ये तीनों T2G वाले, इन पे प्रतिकर्षण कम है, तो ये इनकी ऊर्जा घट जाएगी। देखो यहां कक्षक अक्षीय दिशा के मध्य है, ठीक है। जो बिल्कुल सामने आएगा उसके तो टक्कर ज्यादा लगेगी ना, तो सामने कौन आ रहा है, EG ग्रुप आ रहा है, उसके टक्कर तेज लगा दी, बछीड़ लग गई। यहाँ पे ट्रेन रूपी लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, 90 डिग्री पे आ रहे हैं, ये पटरियां हैं, ठीक है। तो इन पटरियों के ऊपर जो रहेगा उसको तो ये टक्कर तेज मारेगा। कौन है पटरियों के ऊपर, ये अक्ष की दिशा में कौन है, EG ग्रुप, इस पे टक्कर तेज लगेगी, विपाटन ज्यादा होगा, ऊर्जा ज्यादा होगी। देखो EG की ऊर्जा बढ़ा दी। और जो हमारे पास T2G ग्रुप है वो कहाँ है, कम ऊर्जा में है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ है, अक्ष की दिशा के बीच में है, अक्ष की दिशा में नहीं है, थोड़े साइड में पटरी से, इसलिए इन पे टक्कर तेज नहीं लगेगी, धीरे टक्कर लगेगी। धीरे लगेगी तो दूर नहीं जाके गिरेंगे। समझ में आ गई क्या बात। तो ये है अष्टफलकीय। तब आपको कोई भी एग्जाम्पल जब देगा ना CFT में, तो उस एग्जाम्पल में देखोगे वो अष्टफलकीय है, चतुष्फलकीय। अगर अष्टफलकीय है तब आप क्या करोगे, आपके दिमाग में आना चाहिए ये ऊर्जा आरेख। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट वहां तो ऊर्जा आरेख करना है, ये समझने के लिए है। ये ऊर्जा आरेख, इलेक्ट्रॉन पहले कैसे भरे हुए थे लिगेंड आने से पहले, बाद में कैसे भरेंगे, और भर करके फिर इसमें हम चुंबकीय गुणों को सारी चीज निकालेंगे। क्या आपको बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद में क्या रहेगा हमारा, चतुष्फलकीय संकुल में विपाटन देखेंगे कैसे होगा, इसको उल्टा कर देंगे,
ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे, ये वाली बात सेम रहेगी, इसको याद रखना। और यहाँ पे हम उसकी ज्यामिति देखेंगे, लिगेंड कहाँ से आ रहा है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद में वैसा ही उसका ऊर्जा आरेख बनाएंगे। ठीक है, इनमें आपको पर्टिकुलर चतुष्फलकीय अष्टफलकीय का ऊर्जा आरेख पूछ सकता है, एग्जाम्पल दे करके ऊर्जा आरेख बनवा सकता है, इलेक्ट्रॉन भरना, चुंबकीय गुण पूछ सकता है, उसका मान निकलवा सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें करवा सकता है। ठीक है, संकरण या ज्यामिति अगर पूछेगा तो आपको वीबीटी, क्योंकि संकरण है वहीं पे ज्यामिति है, और संकरण होगा तो ज्यामिति होगी, और संकरण होगा कब होगा, जब आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, साझा होगा, और वो कब होता है, वीबीटी के अनुसार वो साझा होता है, यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और एक चीज इसमें और देखेंगे कि ये जो विपाटन की ऊर्जा, इसका मान ज्यादा कम होता रहता है, किसी यौगिक में विपाटन बहुत ज्यादा हुआ, किसी में कम हुआ, वो लिगेंड पे डिपेंड करता है। तो इसके जस्ट बाद तो चतुष्फलकीय संकुल जो होंगे उनमें ये पूरा ऊर्जा आरेख और ये विपाटन देखेंगे, फिर देखेंगे कि विपाटन ज्यादा कम लिगेंड के अनुसार होता है, प्रबल और दुर्बल के आधार पे वो कैसे हो रहा है, और फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल लेकर के इलेक्ट्रॉन भरने की बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आपने गौर करके देखा, आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।